हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में हम हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के जो विभिन्न पहलू हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसका जो हमारा अध्याय 1 है उसे हम हमारी पिछली कक्षा में शुरू कर चुके थे। पिछली कक्षा में हमने भाग 1 का अध्ययन किया था, जहाँ हमने ये देखा था कि विकास होता क्या है। विकास की अवधारणा को लेकर के हम एक तरीके से उसका जो बेसिक नॉलेज था उसको हमने ग्रेसअप कर लिया था। विकास जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है, और बच्चों हमने विकास की अवधारणा को लेकर कई सारे तथ्यों को देखा था, जहां हमने प्रति व्यक्ति के हिसाब से तुलना की थी कि प्रति व्यक्ति के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं वो क्या होंगे। विकास का शाब्दिक अर्थ हमने देखा, उसका एक पारिभाषिक रूप भी हमने वहां पर अध्ययन कर लिया था। विकास को लेकर के हमने व्यक्ति से उठ करके एक परिवार के रूप में विकास की क्या धारणाएं होंगी, क्या क्या लक्ष्य होंगे, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये भी देखा था कि विकास जहां कुछ व्यक्तियों के लिए विकास का कार्य कर रहा है, वहीं वही योजनाएं अन्य के लिए विनाश का कारण बन सकती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा था, एक बांध का उदाहरण लिया था। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा है, यानी आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग 2, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो विकास है उसका अध्ययन हमने व्यक्तिगत रूप से कर लिया, हमने पारिवारिक रूप से भी कर लिया। क्या हम विकास के अध्ययन को लेकर के जो यानी राष्ट्रीय स्तर की जो समझ है उसे विकसित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे आज राष्ट्रीय विकास की अवधारणा, यानी राष्ट्रीय विकास होता क्या है, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय विकास को लेकर के कौन कौन से मानक सूचकांक हैं जिनका हमें अध्ययन करना होगा, इनको प्रभावित करने वाले कारकों को हम कैसे हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे जोड़ करके उनका अध्ययन कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय विकास को लेकर के। देखिए, जैसा कि हमने हमारे भाग 1 में देखा था कि जैसे जो विकास है उसकी जो अवधारणा है उसको अगर हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं तो हर व्यक्तियों के लिए विकास के जो अन्य लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके लिए अलग अलग थे। भूमिहीन जो मजदूर है वो ये सोचता है कि मुझे अच्छी मजदूरी मिले, मुझे रोजाना काम मिले, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वैसे ही हमने देखा जो समृद्ध किसान है पंजाब का, वो क्या सोच रहा है, वो ये देख रहा है कि जो मेरे मजदूर हैं वो अच्छा काम करें, मेरी जो आय उपज है वो उपज उसका अच्छा मूल्य मिले, मेरी आय बढ़ती जाए और मैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकूं। तो हमने ये देखा था कि हर व्यक्ति के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। तो ये तो व्यक्ति की बात हुई। क्या जब व्यक्तियों में इतनी भिन्नता है विकास के लक्ष्यों को लेकर के, तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए अगर हम विकास का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो देखिए, सीधी बात है भाई, देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की जो धारणाएं हैं वो भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं और होगी भी, क्योंकि हमने डैम का उदाहरण देखा, बांध वाला उदाहरण, जैसा कि जो बांध औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक लाभदायक स्थिति पैदा कर रहा था, वहीं हमने देखा कि जो तटस्थ या नदियों के किनारे वाले जो किसानों की भूमि थी वो जलमग्न हो रही थी, वो उनके लिए विनाश का कार्य कर रहा है। तो ये तो बात निश्चित है कि देश के विकास के विषय में जो भिन्न भिन्न लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज के जो व्यक्ति हैं, उनकी जो धारणाएं होंगी वो परस्पर विरोधी अवश्य होंगी। तो फिर हमारे सामने जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, वो देखिए ये आ रही है, क्या सभी के विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए। क्या हमें राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को पढ़ते समय या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे बनाते समय सभी व्यक्तियों के विचारों को बराबर महत्व दिया जाए, ये हमारे लिए पॉसिबल होगा या नहीं। साथ ही हमारे सामने अन्य समस्या आती है, यदि परस्पर विरोधी हैं तो ये निर्णय कैसे लिया जाएगा कि कौन सी वो विचारधारा है जिसे हम हमारे राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी विचारधाराएं होंगी जिन्हें हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को समझते समय नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दो समस्या यहाँ की। उसके अलावा देखिए, क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इन दोनों के अलावा, यानी हमें ये देखना होगा कि सभी के विचारों को कितना महत्व देना है, कौन कौन सी धारणाओं को हमें शामिल करना है, क्या इन दोनों स्थितियों के अलावा कोई अन्य तरीका हमारे पास होगा जिसके आधार पर हम राष्ट्रीय विकास की तुलना कर सकें, उसे समझ सकें। और देखिए, क्या इस सब विचारों से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को, ये भी बहुत जरूरी है। जैसा बांध वाला उदाहरण था, हमने ये देखा था औद्योगिक क्षेत्र पर एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा हो रहा था, पेयजल उपलब्ध हो रहा था, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी जिससे औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था। वहीं हमने देखा कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, किसान, जिनकी जो भूमि है वो जलमग्न हो गई थी। तो हमें ये भी देखना होगा जब हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा लेते हैं कि
इस विचारधारा से या इस कॉन्सेप्ट से जो हम सूत्र ले रहे हैं, सरल शब्दों में हम समझे, जो धारणाएं हम बना रहे हैं, क्या उनसे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा या फिर अधिक संख्या में लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये सब स्थितियां हमारे सामने कब आती हैं, जब हम राष्ट्रीय विकास की अवधारणा लेते हैं। भाई देखो, सीधी सीधी बात है, हमने व्यक्तियों की तुलना की, व्यक्तियों की तुलना कर ली। अब हमने ये देखा कि उन व्यक्तियों में इतना मतभेद आता है, किसी के लिए जो विकास है वो अन्य के लिए विनाश हो रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं ही। तो इनसे बचने का उपाय, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं, या हम ये कहें ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी गणना करके हम हमारे राष्ट्रीय विकास का पता कर पाते हैं। तो देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय विकास देश के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है, जब भी हम राष्ट्रीय विकास का आकलन करते हैं तो हमें जो वहाँ के निवासी हैं, उस देश के जो निवासी हैं, उनके जीवन के स्तर को ध्यान में रखना होगा। अब वो उच्च स्तर का है उनका जीवन, तो हम कहेंगे भाई उस देश का जो विकास है वो कैसा है, उच्च स्तरीय विकास है। अगर वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न स्तर का चल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ विकास का स्तर निम्न है। तो ये बात आई हमारे सामने कि निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जो क्षमता होगी वो किस में होगी, वो होगी राष्ट्रीय विकास में। चलो इसे हम एक बार ध्यान रखेंगे कि निवासियों के जीवन स्तर की बात कर रहे हैं। जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, कौन कौन से तथ्य उसमें शामिल करेंगे, फिर हम कैसे उन तथ्यों के आधार पर हमारे राष्ट्रीय विकास का आकलन करेंगे, इसे हम एक साथ जोड़ के देखेंगे। देखिए, यह व्यक्तियों को बुनियादी आजीविका आवश्यकताओं के साथ प्रदान करके और उन्हें रोजगार आदि प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। स्तर कैसे मिलेगा भाई, ऐसे मिलेगा कि उन्हें एक ऐसी आजीविका मिले, ऐसी आजीविका का साधन मिले जिसके द्वारा उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है वो तो उन्हें प्राप्त हो ही, साथ ही साथ उन्हें ऐसा रोजगार भी हो जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधरेगा। और जैसे ही जीवन स्तर सुधरेगा हम कहेंगे उस राष्ट्र का विकास शुरू हो गया है। भाई रोजगार मिल रहा है, रोजगार से हमें क्या मिलेगा, रोजगार से तो हमें आय मिलेगी, आय मिलेगी ना। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य के बदले उसे कुछ मूल्य मिलता है, कुछ आमदनी होती है, जिसके आधार पर वो अपना जीवन स्तर व्यवस्थित करता है। तो हम ये तो समझ चुके थे हमारे भाग संख्या 1 में कि आय विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पर आय ऐसा नहीं कि आय ही विकास है, इस चीज़ को हमने वहाँ से नकार दिया था, और जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको लेकर के भी हमने चर्चाएं कर ली थी। तो हम ये तो समझ चुके थे कि आय तो महत्वपूर्ण कारक है, परंतु आय के साथ अन्य ऐसे पहलू होंगे जिनको जोड़ करके हम संपूर्ण विकास का अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जो क्षमता है वो देश के राष्ट्रीय विकास में होगी, और इस विकास को जोड़ने के लिए, या हम ये कहें विकास का जो ढांचा है उसे तैयार करने के लिए व्यक्तियों को एक आजीविका की जरूरत होती है, एक स्थायी रोजगार की जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, इन सब बातों से हम क्या तथ्य निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब ये 2 पहलू कौन से हैं, देखिए, आर्थिक वृद्धि यानी कि लोगों की आय में वृद्धि होनी चाहिए। अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो वो अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जब मूलभूत सुविधाएं उन्हें अच्छे से मिल रही हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो उनका जीवन स्तर कैसा हो जाएगा, अपने आप उच्च स्तर का हो जाएगा, और हम कहेंगे हमारा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। वैसे ही देखिए, साथ ही साथ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये सामाजिक प्रगति में हम किस किस चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, देखिए, इसमें हम लेंगे साक्षरता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं को। यानी कि हम ये देखेंगे कि कैसे आर्थिक वृद्धि यानी आय तो प्राप्त हो रही है लोगों को, परंतु अगर उन्हें ये सामाजिक प्रगति प्राप्त नहीं होगी, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छी साक्षरता नहीं मिलेगी, और हम ये देखें जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो नहीं प्राप्त होंगी, तो उनका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहलू हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, विकास को। चाहे हम व्यक्तिगत स्तर पर तुलना करें या फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें, ये दोनों पहलू हमें अच्छे से याद होने चाहिए। भाई सबसे पहले उनकी आर्थिक वृद्धि का आकलन किया जाएगा और उनकी सामाजिक प्रगति को देखा जाएगा। फिर इनका जो कंबाइंड डाटा है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो राष्ट्रीय विकास है उसका क्या सूचकांक है, राष्ट्रीय विकास किस स्तर का है, देश किस स्तर का है, वही उसे हम समृद्ध देश कहेंगे, मध्यम आय वाला कहेंगे, या फिर निम्न स्तर निम्न आय वाला देश समझेंगे। और ये पहलू हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये पहलू हम विकास के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके आधार पर तुलना करके
प्राप्त कर लेंगे। तो सारा निष्कर्ष क्या कहता है, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर के उनके आधार पर तुलना करते हैं। व्यक्तियों की जब बात की हमने हमारे भाग 1 में, तो हमने ये देखा था कि व्यक्तियों की जब तुलना कर रहे हैं तो उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ मामूली से लक्ष्य हैं। किसी को अच्छा रोजगार चाहिए, किसी को ये चाहिए कि उसके वो एक समाज में नेता बन सके, उसकी बात का महत्व हो, उसे सम्मान मिले। तो कुछ एक विशिष्टताओं को लेकर के हम व्यक्तिगत विकास की तुलना कर पा रहे थे। क्या राष्ट्र के विकास के संबंध में भी यही बातें लागू होंगी? क्या यहाँ भी हम एक या दो विशेषताओं को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमने व्यक्तियों की तुलना का अध्ययन किया, हम देश की तुलना का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ हमने व्यक्तियों की तुलना की थी, तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम एक कक्षा के जो संपूर्ण विद्यार्थी हैं उनकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने मापदंड लिए कुछ, जैसे हमने देखा कि भाई एक तो होना चाहिए समझ, जिसे हम कह सकते हैं भाई कितना इंटेलिजेंट है, ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, यानी बुद्धि की हम तुलना कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, हम उसके स्वास्थ्य की भी तुलना कर रहे हैं। इसी आधार पे हमने देखा उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और हमने देखा कि वो कितना वक्ता है, कितना अच्छा वक्ता है, ये चीज़ हमने उसकी तुलना कर ली। यानी हमने जब व्यक्तियों की तुलना की तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए, जिनके आधार पर हम व्यक्तियों की तुलना कर पा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भाई ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिनमें अच्छी समझ है, हमने इस पॉइंट को लिया। हमने लिया भाई ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनमें अच्छा स्वास्थ्य है, हमने ये देखा कि ऐसे कौन है जिनकी ऊंचाई, हाइट ज़्यादा है, अच्छी हाइट वाले हैं। ऐसे कितने व्यक्ति स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छी वाणी कह सकते हैं, अपने विचारों को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ये सब हमने पॉइंट्स बनाए और इनके आधार पर हमने उन व्यक्तियों की तुलना कर ली। क्या हम इस आधार पे ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कौन विकसित है या कौन नहीं है? हम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। काफ़ी मतभेद हमारे सामने होगा। कैसे होगा भाई? देखो, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसमें अच्छी समझ है, परंतु वो खेलने में नेगलेक्ट है, उसको खेलने में कोई रुचि नहीं है। अगर उसे किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भाग दिलवाया जाता है तो उसका रिजल्ट शून्य रहता है। क्या हम उसे विकसित की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। चलो, इसका अच्छा स्वास्थ्य है, हमारे पास में है स्टूडेंट ए जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, परंतु उसकी समझ कमज़ोर है, वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाता, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। तो क्या हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट ए एक विकसित स्टूडेंट है? नहीं कह पाएंगे। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ व्यक्तियों की जब हम तुलना की बात करते हैं तो एक या दो विशिष्टताओं को लेकर के हम तुलना कर लेते हैं। उस तुलना के आधार पर भी हम ये देखते हैं कि जो आकलन होता है वो स्पष्ट रूप से सही प्राप्त नहीं होता। तो फिर हम देशों की तुलना कैसे करेंगे? भाई देश तो इतने सारी विभिन्नताओं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से बनता है, तो हम इतने सारे डेटाज का कलेक्शन कैसे करेंगे? और जब हमने डेटाज का कलेक्शन कर लिया तो हम उनका एक मानक अक्षांश, यानी हम ये कह सकते हैं एक मानक पॉइंट कैसे निर्धारित करेंगे जिसके आधार पर हम हमारे राष्ट्र की जो विकास की अवधारणा है उसे स्पष्ट कर सकें। तो देखो, जब हमने बात की थी व्यक्ति की, जब हमने बात की परिवार की, और अब हम बात कर रहे हैं देश की, तो तीनों जगह हम ये देख पा रहे हैं जीवन स्तर को सुधारने के लिए आय बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो हम ये देख पा रहे हैं, चाहे हमें व्यक्तियों की तुलना करनी है, चाहे हमें समाज की करनी है, चाहे हमें राष्ट्र की करनी है, हमें जो मेन फैक्टर है आय, उसे तो लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं देशों की तुलना में जो पहला कारक होगा राष्ट्रीय विकास को लेकर के, वो होगा हमारा आय। चलो भाई, आय का तो हमने निर्धारण कर लिया। हमें ये तो पता चला कि राष्ट्र की तुलना करनी है तो हमें मैन फैक्टर आय, इनकम पर तो फोकस करना ही होगा। पर अब फिर एक समस्या आ रही है, जैसा कि हमने वहाँ देखा था, आय का आकलन किस आधार पे किया जाए? क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र, इतने सारी जनसंख्या, इतनी निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, हम कैसे एक मानक आय निर्धारित करेंगे? कैसे हम एक आय को पॉइंट पे स्टेबल करेंगे कि इस आय तक के व्यक्तियों को हम विकसित समझेंगे या अच्छे विकासशील मानेंगे, और इस आय से नीचे वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें कहेंगे वो निम्न स्तर की आय वाले व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास में निकल के आती है एक मैन पॉइंट, या हम कह सकते हैं एक मैन तथ्य, जिसे हम जानते हैं औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यानी ये औसत आय होती क्या है?
कैसे हम इसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या है, हम कैसे किसी भी राष्ट्र की औसत आय को पता कर पाएंगे, इन सब के बारे में अब हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र की बात करें, राज्यों की बात करें, परिवार की बात करें या फिर व्यक्ति विशेष की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो विकास को प्रभावित करता है वो है हमारा इनकम यानी आय। तो यहाँ आय की बात कर रहे थे हम, तो आय में हमें ये पता चला कि आय शब्द को हमने विकसित किया और हमें एक ऐसा फैक्ट मिला जिसे हम जानते हैं औसत आय के नाम से। अब ये औसत आय होती क्या है, तो देखिए, औसत आय को उस आय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति द्वारा समय की अवधि के लिए अर्जित की जाती है। तो ये तो हो गई भाई हमारी परिभाषा जो हमें हमारे एग्जाम्स में लिखनी है। भाई औसत आय होती क्या है? औसत आय उस आय को कहा जाता है जो किसी एक निश्चित भूभाग में यानी एक निश्चित क्षेत्र में एक समय की अवधि के दौरान प्रति व्यक्तियों के द्वारा अर्जित की जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे औसत आय। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, यानी इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, औसत आय का मतलब है उस क्षेत्र की कुल आय और उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का विभाजन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे उस क्षेत्र की कुल आय है 10,000, हमने एक आंकड़ा लिया 10,000 रुपए है, और उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है वो है 100, तो हमने इसका भाग दिया है। यानी कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? औसत आय। तो देखिए, हमने प्राप्त की औसत आय 100 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि ये हमारा एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम कैसे प्राप्त करेंगे? भाई उस क्षेत्र की टोटल इनकम है अपॉन हम देंगे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका डिवाइडेशन, तो हमारे पास में निकल के आएगी हमारी औसत आय। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, यानी किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे हम औसत आय कहते हैं। वही बात हुई ना जो हमने फॉर्मूला में सूत्र में देखी थी। तो ये हमारे सरल शब्दों की परिभाषा हुई। औसत आय को प्राप्त हमने कर लिया। अब हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये है कि क्या इस औसत आय के आधार पर हम देशों का आकलन कर सकते हैं, उनके विकास के स्तर को जान सकते हैं? क्या ये वास्तविक रूप से औसत आय जो फैक्टर है, हमारा जो कारक है, वो एक मतलब कह सकते हैं कि 100% विश्वसनीय कारक है या नहीं है? तो इसे हम स्पष्ट करते हैं। देखिए कैसे। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया, यानी औसत आय का प्रयोग किसने किया था? विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट जारी की, उसके अंदर इसने इस फैक्टर को काम में लिया। तो उसने क्या कहा? देखिए, वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे हम उच्च आय वाले या समृद्ध देशों में शामिल करेंगे। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े हमें औसत आय वाले हर क्वेश्चंस में अटैच करने ही होंगे, जहां हमसे औसत आय की डेफिनेशन पूछी जाती है। औसत आय से आप क्या समझते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि औसत आय राष्ट्रीय विकास के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है? इन सभी प्रश्नों में हम औसत आय की परिभाषा, उसका सूत्र ज्ञात करने का, सरल शब्दों की परिभाषा और एग्जाम्पल के रूप में हम इसे अटैच कर सकते हैं। साथ ही देखिए, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला देश कहेंगे। तो ये दो देशों की बात हुई है। समृद्ध देश कौन होंगे? जिनकी प्रति व्यक्ति आय $$ में 49,300 प्रति वर्ष होगी या उससे अधिक होगी वो, और हमारे जो $, 2500 को लेकर के उससे कम आय वाले जो देश हैं उन्हें हम कहेंगे ये हमारे निम्न आय वाले देश हैं। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारा जो भारत देश है वो कौन से स्तर पे है? तो देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्य आय वाले वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $, 6700 प्रति वर्ष थी। तो मध्यम आय वाले देशों की तुलना में हमारे भारत देश को स्थापित किया गया है। बच्चों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ निकल के आती है,
आय को हमने फैक्ट माना है, यानी विश्व बैंक ने आय के आधार पर, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये आंकड़े जारी किए सन 2019 में। परंतु हम ये देख पा रहे हैं कि जो समृद्ध देश हैं, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। जो हमारा इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि विकसित, विकासशील, अविकसित देशों की श्रेणियां, तो वहाँ पे हम ये समझ पाएंगे जो समृद्ध देश हैं, जिनमें कि मध्य पूर्व के जो देश हैं वो शामिल नहीं है और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जो सारा धन है वो इन दो एरियाज़ को छोड़ करके अन्य देशों की ओर खिसक गया है? क्या वहीं पर ही ज़्यादा विकास हो रहा है? अगर हम आय को महत्वपूर्ण फैक्टर मान के इसका आकलन करें तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आना ही है। इसका मतलब तो हम ये समझ सकते हैं भाई जिसकी आय अधिक है वो विकसित देश हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसे समझने के लिए हम एक बहुत प्यारा सा, एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, हम केवल एक कंपेयर कर सकते हैं देशों के मध्य, हम दो व्यक्तियों के मध्य आय को लेकर, औसत आय को लेकर के कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है भाई? देखिए, इसको समझने के लिए हम इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इस पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में हम इन लाइनों पे आएंगे, तो मुझे लगेगा कि आपका जो डाउट्स है वो सारे दूर होंगे। देखिए कैसे, एक बार हम टेबल पे नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ जो टेबल है उसमें हमने दो देशों की तुलना की है, दो देशों की तुलना। इन देशों में हम देख पा रहे हैं, एक है हमारा देश क और एक है देश ख। जहां हम ये देख पा रहे हैं 5-5 नागरिक हैं, यानी इनकी जनसंख्या कितनी मानी हमने? 5 व्यक्ति की। अब हम ये देख पा रहे हैं जो देश क है उसमें एक व्यक्ति कमाता है 9,500 रुपये, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कमाता है 10,500 रुपये, मासिक वेतन है ये इनका। तीसरे व्यक्ति की आय है 9,800 रुपये, चौथा व्यक्ति 10,000 कमाता है और पांचवा व्यक्ति कमाता है 10,200 रुपये, ठीक है। तो हमें औसत आय ज्ञात करनी है देश एक की। तो जब हम इनका टोटल करने बैठते हैं 10, 20, 30, 40, 50,000, टोटल इनकम कितनी हुई भाई? 50,000 हुई। औसत आय कैसे निकालेंगे? कुल इनकम अपॉन कुल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का हमने डिवाइड किया यहाँ 5 से, तो हमारा जो आंकड़ा निकल के आया वो आया 10,000। यहाँ की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 10,000 रुपये। क्लियर? ठीक है। देश ख की बात हम करने वाले हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पहला व्यक्ति कमा रहा है 500 रुपये मासिक आय है। दूसरे व्यक्ति की बात करें वो भी 500 कमा रहा है। तीसरे की बात कर रहे हैं उसे भी 500 प्राप्त हो रहे हैं। चौथे व्यक्ति को इनकम मिल रही है 500 रुपये और अंतिम और वो पांचवा व्यक्ति है उसको मिल रहा है 48,000 रुपये। तो अब बारी है देश ख की औसत आय ज्ञात करने की। 48, 49 और 50,000। यहाँ भी जो आय निकल के आई हमारे सामने वो है 50,000। हम जब इसमें कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो हमारी औसत आय देश ख के लिए निकल करके आती है 10,000 रुपये। प्यारे बच्चों, दोनों देशों की हमने तुलना कर ली, हमें ये पता चला कि दोनों देशों की जो औसत आय है वो कैसी है? वो तो एक जैसी है। दोनों देशों की औसत आय हमारे सामने आई 10,000 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति औसत आय। अब हम ये बात करना चाहें, मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप कौन से देश में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों की आय एक जैसी है। अगर हमने कहा कि ये दोनों समृद्ध देश हैं, सही बात है भाई, इनका आंकड़ा अच्छा आ रहा है, तो दोनों कैसे देश हैं? समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं। आपको मैंने ऑप्शन दिया कि आप किस देश में रहना पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे मैं रहूँगा देश ख में और बनूंगा इसका कौन सा नागरिक? पांचवा नागरिक, जिसकी आय है 48,000 रुपये। ऐसा ही होगा ना? डेफिनेटली हर कोई ऐसा ही चाहेगा। अब आप बैंडेशन देखिए, देश ख का नागरिक बनने के लिए हम एक लॉटरी निकालेंगे, आपकी पर्ची को अंदर डालेंगे, आप लकी हुए तो आप 5वें नागरिक बनेंगे, अन्यथा आप कौन से नागरिक बन सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और देश ख की तुलना करें, क की बात करें तो यहाँ भी हम लॉटरी से ही आपको इनबिल्ट करेंगे, उसके अंदर स्थापित करेंगे। अब आप बताइए आप कौन से देश के नागरिक बनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है अब हम रिस्क नहीं लेंगे और हम चलेंगे देश क की ओर। फिर बच्चों, फिर ऐसा कैसे हुआ? हमारी चॉइस कैसे बदली? हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि 4 व्यक्ति हैं जिनकी आय कैसी है? बहुत कम है, जबकि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है।
देश कै की बात हम करें तो ये देख पा रहे हैं लगभग सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, ना कोई ज़्यादा अमीर है ना कोई ज़्यादा गरीब है, इनका स्तर कैसा है, एक जैसा है। तो अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। देखिए हमारा पॉइंट हमें क्या कह रहा था, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी हमें नहीं मिलती। भाई हमारे सामने अगर ये औसत आय आके निकल जाती, सीधा हमें कहते हैं भाई दो देश हैं, देश कै की औसत आय है 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति और देश कै की औसत आय है 10,000 प्रति व्यक्ति, तो आप किस देश में रहना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है हमें अन्य आंकड़े मिले नहीं, अन्य असमानताओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, तो हम कहेंगे भाई किसी भी देश में रखो, दोनों की औसत आय तो समान है। जबकि जब हमने विस्तार से इनका अध्ययन किया तो हमें ये पता चला कि जो देश ख है उसकी श्रेणी कैसी है, यहाँ गरीब जनसंख्या अधिक निवास करती है और कुछ एक जनसंख्या का भाग बहुत ज़्यादा अमीर है। जबकि देश कै की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उनका जीवन स्तर एक जैसा है, उनमें आर्थिक रूप से किसी प्रकार की ज़्यादा असमानताएं नहीं है। देख सकते हैं हम डेटाज क्या कह रहे हैं, 9500, 9800, 10,000, 10,200, 10,500, तो सारा आंकड़ा लगभग राष्ट्रीय जो औसत आय है यहाँ की उसके अकॉर्डिंग है ना। तो हम ये कह पाएंगे बिल्कुल कि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, विकास को जानना है, औसत आय बहुत महत्वपूर्ण कारक है, हमें औसत आय को तो देखना ही होगा परंतु उसके साथ अन्य कारकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। अब ये आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड कौन से हैं इन्हें भी हमें जानना होगा और इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे हमारी आगामी कक्षा में, जहां हम देखेंगे कि आय के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे हम विकास को या राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को समझते हैं। राष्ट्रीय विकास सूचकांक होता क्या है, BMI है क्या, कौन सा मानक सूचकांक है, इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हमें हमारे भाग संख्या 3 में। तो प्यारे बच्चों जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।